गुपकार गैंग के गुनाहों की असलियत सामने आती जा रही है। रोशनी एक्ट के तहत 25,000 करोड़ की जमीन का घोटाला हुआ तो सियासत में आ गया जबरदस्त उबाल और मचा बवाल। नमस्ते, मैं राशिद। राजस्व विभाग की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने जमीन कब्जाई। खुलासा कि जम्मू में फारूक अब्दुल्ला का आलीशान बंगला फॉरेस्ट लैंड पर बना। बाजार में अभी जमीन की कीमत 10 करोड़ रुपए है। खुलासा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर भी फर्जीवाड़ा करके बनाए गए। आज से 19 साल पहले साल 2001 में रोशनी एक्ट बना। फारूक अब्दुल्ला सीएम थे। कहा मामूली कीमत तय कर उन लोगों को उन जमीनों पर स्थायी कब्जा दे देंगे जिन्होंने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था, और कहा कि जो पैसे मिलेंगे उससे पावर प्रोजेक्ट का हम काम करेंगे, और इसीलिए इस एक्ट का नाम रख दिया गया रोशनी। खैर, जम्मू कश्मीर तो इतना रोशन नहीं हुआ, लेकिन रोशनी एक्ट को भ्रष्टाचार की टॉर्च बनाकर 25,000 करोड़ की लूट हो गई। लूट के कलंक का कीचड़ स्नान सभी ने किया। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या पीडीपी, क्या कांग्रेस और क्या मंत्री संतरी अफसर। जमीन की लूट थी, लूट सके तो लूट ली। मेरी डिबेट का सवाल है, क्या 370 की आड़ में जम्मू कश्मीर की जमीन लूटी गई? रोशनी के नाम पर जमीन लूट की अंधेर गर्दी किस किस ने मचाई? करप्शन की बहती नदी में किस किस ने हाथ धोए? और क्या रोशनी एक्ट की आड़ में जम्मू का भूगोल बदलने की साजिश हुई? डिबेट ओपन करूं उससे पहले रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के इतिहास में अब तक के सबसे बड़ी जमीन घोटाले में कई हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। 25,000 करोड़ के इस घोटाले में नौकरशाह, राजनेता और कई रसूखदार लोगों का नाम सामने आ रहा है। बीते कई सालों से अलग अलग माध्यमों से सरकार और वन भूमि पर कब्जा करने का ये मामला जम्मू कश्मीर के इतिहास के सबसे बड़े जमीन घोटालों में से एक है। इस घोटाले में पीडीपी नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री हसीब दरबो, उनके रिश्तेदार शहजाद बानो, एजाज हुसैन और इफ्तिखार दरबो के नाम भी सामने आए हैं। मामले में कांग्रेस नेता के अमला पर भी इस घोटाले में शामिल होने के आरोप लगे हैं। मामला नया है, इसलिए आपके लिए समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर रोशनी एक्ट है क्या। ये एक्ट प्रभावशाली लोगों के जरिए सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण को नियमित करने के लिए बनाया गया था। 2001 में जम्मू कश्मीर राज्य भूमि अधिनियम 2001 लोगों को राज्य भूमि का मालिकाना हक देने के लिए पारित किया गया था, जो ऐसी भूमि पर काबिज थे। इसी एक्ट की आड़ में पूरे जम्मू कश्मीर में सैकड़ों एकड़ महंगे जंगल और राज्य की जमीन पर अवैध रूप से प्रभावशाली राजनेताओं, व्यापारियों, नौकरशाहों और न्यायिक अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण और कब्जा कर लिया गया। रोशनी अधिनियम के तहत प्रस्तावित किया गया था कि साल 1990 तक प्रचलित बाजार दर के बराबर लागत के भुगतान पर 1990 तक अनाधिकृत रूप से राज्य की भूमि पर कब्जा करने वाले लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा, क्योंकि इन जमीनों को वापस ले पाना सरकार के लिए मुश्किल हो रहा था। 1999 के पहले जो सरकारी जमीन थी उसे गरीब तबके के लोगों को नियमों के मुताबिक जमीन उपलब्ध कराने के लिए रोशनी एक्ट बनाया गया था। इसका दूसरा इस्तेमाल पावर प्रोजेक्ट के लिए पैसा इकट्ठा करना था, ताकि उसे जम्मू कश्मीर के पावर प्रोजेक्ट में लगाया जा सके। 2001 में इस एक्ट को बनाया गया था। वक्त वक्त पर इसमें संशोधन किया जाता रहा। राज्य में सरकारें इसे बदलती रहीं और लगातार राजनेताओं को इसका फायदा मिलता रहा। पहला संशोधन 2004 में मुफ्ती सईद सरकार ने किया। इसके बाद 2007 में गुलाम नबी आजाद की सरकार के दौरान कानून में बदलाव किया गया। मुफ्ती सरकार ने कट ऑफ डेट 1990 से बढ़ाकर 2004 कर दी, और बाद में गुलाम नबी आजाद सरकार ने इसे बढ़ाकर 2007 कर दिया। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि अलग अलग राज्य सरकारों ने रोशनी एक्ट में बदलाव किया और इसका नेताओं, नौकरशाहों और रसूखदारों को फायदा मिला। अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। कहा यह जा रहा है कि रोशनी एक्ट के नाम पर सभी लोगों ने बंदरबाट की है, सभी लोगों ने गड़बड़ झाला किया है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या पीडीपी और क्या कांग्रेस। लेकिन फारूक अब्दुल्ला पर ताजा आरोप लगे हैं। ताजा आरोप यह है कि फारूक अब्दुल्ला ने जमीन कब्जा ली। क्या वाकई में फारूक अब्दुल्ला ने जमीन लूटी? ये जानने के लिए इंफोग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं। तुरंत ही इंफोग्राफिक ऑन एयर किया जाए। हाँ, ठीक है। अब आप देखें कि हम यहां पर क्या दिखा रहे हैं आपको। फारूक अब्दुल्ला पर जमीन कब्जाने का आरोप है। अब इस आरोप के तहत क्या क्या आगे किया गया है ये भी आप देखें। जमीन कब्जाने के अलावा जम्मू में आलीशान बंगला फॉरेस्ट लैंड पर बना है। बाजार में अभी जमीन की कीमत 10 करोड़ रुपए है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर भी फर्जीवाड़ा करके बनाए गए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी राजस्व विभाग की जांच में बहुत बड़ा खुलासा हुआ।
जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का घर अवैध बताया गया जांच में। रोशनी एक्ट के नाम पर कश्मीर में करोड़ों की जमीन की लूट की गई। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के आदेश पर भ्रष्टाचारियों के नाम सार्वजनिक किए गए हैं। 836 लोगों के नाम सार्वजनिक किए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि अब इसके बाद सेकंड लिस्ट भी आने वाली है, थर्ड लिस्ट भी आने वाली है। और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने जब यह कह दिया कि रोशनी एक्ट के नाम पर अंधेरगर्दी की गई है, तब जाकर के समझ में आया है कि पिछले 18-19 सालों में नेशनल कॉन्फ्रेंस में पीडीपी ने, कांग्रेस ने क्या क्या गड़बड़ झाला किया है रोशनी एक्ट के नाम पर। लेकिन जम्मू कश्मीर में रोशनी घोटाले को लेकर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर शायराना तंज कसा। सुनिए। कब्जा करने वाले, हड़पने वाले, ये कुछ लोगों की गैंग जो लगातार इस राज्य के संसाधनों को भी लूटते रहे, और जब वहां से भी मन नहीं भरा लूटने से, तो सरकारी और वन भूमि पर कब्जा कैसे करना है, उसको वैध और अवैध तरीके से अपना कैसे बनाना है, उसके लिए कानून कैसे पारित करने हैं, और कानूनों के माध्यम से उस जमीन पर लीगली अपना कब्जा कर लेना है। बड़े संयोजित ढंग से जम्मू कश्मीर के राज्यों को वर्षों तक लूटा गया। 25,000 करोड़ समझते हैं ना आप? कुल मिला जुला करके 10 शून्य लगते हैं। हमारे और आपके जैसे लोग शायद जब बैठेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार तक जाकर के रुक जाएंगे, लेकिन इन लोगों ने जम करके बंदरबाट की है। और क्या ये कहा जाए कि 370 की आड़ में 18 साल तक जमीन की लूट की गई है। और हां, कहीं ऐसा तो नहीं कि रोशनी एक्ट के नाम पर जम्मू का पूरा ज्योग्राफिया यानी जम्मू का भूगोल बदलने की साजिश भी की गई है। डिबेट को कर देते हैं हम ओपन। अभिजीत जसरोटिया प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, सुमित पीर राजनीतिक विश्लेषक हैं, कश्मीर के जानकार हैं, दीपक झा आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस के सपोर्टर हैं, मुश्ताक अहमद गनी कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, और वीरेंद्र सिंह सोनी आप नेता हैं पीडीपी के। पीडीपी यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी, और उन्हीं के ऊपर सबसे बड़ा आरोप आज की तारीख में लगा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ। आपसे ही पहला सवाल होगा वीरेंद्र सिंह सोनी जी, मेरा सवाल यह है कि क्या 18 साल तक रोशनी एक्ट की आड़ में या रोशनी एक्ट का नाम लेकर के जम करके अंधेरगर्दी की गई है? क्या जमीन की लूट की गई? जमीन की लूट ऐसी कि आओ नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले भी ले जाओ, पीडीपी वाले भी ले जाओ, कांग्रेस वाले भी ले जाओ, मंत्री भी ले जाओ, संतरी भी ले जाओ, जम करके लूटते रहे, बस लूटते ही रहे, और बंदरबाट कहीं कम नहीं हुई। देखिए, ऐसे है कि ये जो आपने आज डिबेट रखी है, जो इशू है जिस पे हम बात कर रहे हैं, रोशनी एक्ट जो था ये गुलाम नबी आजाद साहब की सरकार में आया था और पीडीपी उसके कोलिशन पार्टनर थे। और आपको याद होगा कि आज इसी कोर्ट ने कुछ समय पहले इसको लीगल माना था। ऐसे ही कोर्ट में कोई पीएल हुई थी तो कोर्ट का उस वक्त भी वर्डिक्ट आया था, कोर्ट का जो फैसला आया था उसमें इसको लीगल माना गया था। ठीक है, आज कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, कोर्ट ने कहा है जिसमें कुछ हो गया। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में क्या पूरे जब भी मतलब हिंदुस्तान में जब कोई इलेक्शन होता है तभी ये इशू क्यों रेज होते हैं? होल्ड। दूसरी बात इसमें जो है कि रोशनी एक्ट के तहत अगर आप बात सुन लीजिए, आप पहले सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। जी पहले मेरी बात सुनिए आप। मैं अगर रोशनी एक्ट में आपको पूरा बोलने का मौका मिलेगा, आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा। वीरेंद्र जी मेरी बात सुनिए आप। मैं पहली बात तो यह है कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का क्या आदेश है, मैं इस पर बात कर ही नहीं रहा। ये बात कई हफ्ते पुरानी हो चुकी है। मैं बात ये कर रहा हूं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जांच में जो खुलासा हुआ है, जो वेबसाइट पर अब नाम धीरे धीरे करके अपलोड होते चले जा रहे हैं। और आप चूंकि पीडीपी का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, मेरा सीधा सवाल है, क्या पीडीपी ने जम्मू कश्मीर की जमीन लूटी है? मेरी बात सुनिएगा। नहीं सुनिएगा। पीडीपी के पूर्व वित्त मंत्री हैं, नाम है हसीब द्राबू, उनका नाम आया है। इनकी मां शहजादा बानो, इनका नाम आया है। हसीब द्राबू के भाई इफ्तिखार अहमद, इनका नाम आया है। एजाज हुसैन द्राबू, इनका नाम आया है। पीडीपी के इतने नेताओं का और पूरे खानदान का नाम आया है। आप लोगों ने पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड बनाया और साथ ही साथ जमीन लूट ली। आप लोगों ने लूट ली जमीन। बस ये लगा कि यहां पर तो कभी भी 370 की आड़ में कोई आ ही नहीं सकता, तो जमीन लूटते रहो, खाते जाओ, बनाते जाओ। पार्टी ऐसे ही प्राइवेट लिमिटेड है। अगर आप अब जवाब लेंगे, आपने सवाल आपसे जवाब इसी पे दीजिएगा। क्या हसीब द्राबू ने जमीन लूटी? क्या पीडीपी नेता हसीब द्राबू ने जमीन लूटी? इसी पे ही मैं कह रहा हूं, आप सुन लीजिए। अगर आपने खुद ही फैसला कर देना तो फिर मुझे बुलाने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो मेरा जवाब सुन लीजिए। मैं ये बात आपसे कह रहा हूं कि जहां तक आपने पार्टी की बात की,
अगर किसी ने कोई गलत किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप जमीन की बात करते हैं, आप लिस्ट की बात करते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक लिस्ट आउट की है। मैं आपसे इस लिस्ट के बारे में पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा स्पीकर हैं डॉक्टर निर्मल सिंह जी, उनके ऊपर इल्जाम लगा उन्होंने नगरोटा में गवर्नमेंट लैंड जो है ऑक्यूपाई की और आर्मी के खिलाफ उन्होंने एफआईआर रजिस्टर कराई है एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हुए। भारतीय जनता पार्टी ने उस पर क्या एक्शन किया है? आज तक मुझे बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पर क्या एक्शन किया है? कुछ किया है? भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व मंत्री हैं विजयपुर से, उनके ऊपर एलिगेशन लगा उन्होंने अपनी ही पार्टी के बंदे की 28 कनाल जमीन जो है वो एक्वायर कर ली है। भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी उसके खिलाफ कार्रवाई कहीं हुई है? मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि अगर आप कहते हैं कि हमने जमीन लूट ली है, पहली बात उसको साबित कीजिए, पहली बात उसको साबित कीजिए। कोर्ट ने तो साबित किया है। आपके जो डिप्टी साबित होगा, सीबीआई साबित करेगी, आप लोग इंतजार तो कीजिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने आप सब सलाखों के पीछे जाएंगे, जितने भी घोटालेबाज हैं ना सारे सलाखों के पीछे जाएंगे। बाकियों को बोलने दीजिए, बाकियों को भी बोलने दें, नहीं बाकियों को भी बोलने दें। एक मिनट रुक जाइए, आप सब सलाखों के पीछे जाएंगे, घोटालेबाज सलाखों के पीछे जाएंगे, करप्शन करने वाले लुटेरे जितने हैं सलाखों के पीछे जाएंगे, देशद्रोही गद्दार जितने हैं सलाखों के पीछे जाएंगे, गुप्कार गैंग के नाम पर नौटंकी करने वाले सलाखों के पीछे जाएंगे। जाना ही होगा, जाना ही होगा, आप देखते जाइएगा, सलाखों के पीछे जाकर के रहेंगे। सुमित पीर को लेकर के आता हूं, नहीं रुक जाइए, सुमित पीर को लेकर के आता हूं। सुमित पीर वो क्या है, वो क्या है, कैसे बोलते हैं, वो बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा। ये लोग जिस शाख पर बैठे उसे लूटते रहे। लोग तो कई ऐसे होते हैं जिस शाख पे बैठते हैं काटते हैं, ये जहां पर बैठे लूटते रहे। क्या ये माना जाए कि यही एक वजह है क्या? 370 की मुखालफत करते थे, सेपरेटिस्ट के साथ रहते थे, पाकिस्तान से खाद पानी लिया करते थे। इन्हें यह लगता था जैसे ही 370 हटा, जैसे ही दिल्ली सरकार का चश्मा यहां पर आया, फंस तो जाएंगे ही। हमने बंदरबाट जो की है, हमने लूट जो मचाई है, 25,000 करोड़ लूट ऐसे ही हो गई। 25,000 करोड़ की जमीन 76 करोड़ में बांट दी। उफ, कितने बड़े घपलेबाज हैं ये लोग। सुमित पीर, राशिद भाई, मैं अगर आपको याद हो, मैं आपकी कहीं डिबेट हो, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, रोशनी स्कैम, रोशनी स्कैम, रोशनी स्कैम, 25,000 करोड़ का स्कैम। 20% है ये जीडीपी का, स्टेट का जीडीपी जो है उसका 20% है ये पैसा। आप सोचिए किसी और स्टेट में अगर 20% ऑफ जीडीपी लूटा जाए क्या हो। और ये सब में बंदरबांट बटी। यही रीजन था कि जब आर्मी को एक बंकर बनाना था तो परमिशन लेनी थी रेवेन्यू मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर से। अब दोनों के कर्मकांड आपके सामने, आपकी चैनल देख रही है, नेशनल मीडिया में, हमको एलिगेशन नहीं लगा रहे। यही कारण था 370 चाहिए था, यही कारण था सीएजी नहीं चाहिए था, यही कारण था सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं चाहिए था, यही कारण था इंडियन जुडिशरी की इंटरवेंशन नहीं चाहिए थी। संतरी भी हमी, मंत्री भी हमी, अपील भी हमी, दलील भी हमी, लूट होता रहे, लोग मरते रहे, दुकान चलती रहे। यही कारण है, यही डेस्परेशन है। चाइना से मदद मांगने गए थे, यही डेस्परेशन है कि गुप्कार गठबंधन बना रहे हैं, यही डेस्परेशन है कि इन्हें वापस से 370 चाहिए, यही डेस्परेशन है कि इन्हें पाकिस्तान का खाद पानी चाहिए। अजय जांडियाल के पास में चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता के पास में चलेंगे। सुमित भाई दोबारा आ रहा हूं, एक सेकंड बात पूरी करें सुमित राशिद भाई, एक सेकंड बस, एक सेकंड। राशिद भाई महबूबा जी के पति हैं, उन्होंने बोला है कि इन्होंने अपने मकान के, ट्विटर पे उनका ट्वीट आया कि इन्होंने अपने मकान के रिनोवेशन पे 100 करोड़ रुपया लगाया है। कह रहे इसका वीडियो बनाइए, दुनिया को दिखाइए 100 करोड़ की रिनोवेशन ये अब्दुल्ला और मुफ्ती कैसे करते हैं। भाई साहब बात सुनिए, ये खरीदा बेचा नहीं है, रिनोवेशन सरकारी पैसे पे 100 करोड़ रुपया। आप जो है जमीन पर जाकर के काम करते होंगे, आप सोशल एक्टिविस्ट होंगे, आप जमीन पे जाते होंगे, आप जमीन की खाक छानते होंगे। इन्हें लग्जरी में रहने की आदत है साहब, क्या बात कर रहे हैं। एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके इन्हें कहवा पीने की आदत है। कहवा पीते हैं, ये कहवा के बड़े शौकीन होते हैं और एयर कंडीशन रूम में बैठ करके पीते हैं। और हाँ, वहां पर कहवा जो होता है ना, उसका मेन्यू जो होता है, ये पाकिस्तान में तैयार किया जाता है। शायद आपको पता नहीं होगा। मैं चाहता हूँ अजय जांडियाल के पास, अजय जांडियाल, हाँ ठीक है, ओके ठीक है, हाँ रुक जाइए। अजय जांडियाल 3 अलग अलग लोगों से, अरे सुनिए ना भाई, मेरी बात सुनिए। फारूक अब्दुल्ला फैमिली ने, अजय जांडियाल, 3 अलग अलग लोगों से 3 कनाल जमीन खरीद ली। बाद में जंगल की 7 कनाल जमीन पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया। यानी लोगों की भी जमीन कब्जाई, जंगल भी कब्जा लिया, शहर भी कब्जा लिया। क्या क्या कब्जाया इन लोगों ने, एक लिस्ट आई है, बाकी 2 लिस्ट में क्या माना जाए और भी बड़े खुलासे होने वाले हैं। अजय जांडियाल। बिल्कुल राशिद, आप सही कह रहे हैं और कई ऐसे खुलासे और होने वाले हैं। और आपको बता दूं कि ये सिर्फ 7 कनाल भूमि नहीं, बल्कि जब अगर सही मायने में इन्वेस्टिगेशन होगा तो पता चलेगा कि आखिरकार
सिर्फ इन्होंने ये तो जमीन वो है जो इनके नाम पर है, इनके अपने रिश्तेदारों के नाम पे, क्योंकि ये पॉलिटिशियन इतने स्मार्ट रहते हैं कि ये इतना कर सकते हैं कि अपने रिश्तेदारों और बाकी लोगों के नाम पर इस तरह की जमीनें जो है वो रख लेते हैं, ताकि बाद में उसका टाइटल चेंज हो सकता है, उसको बेचा जा सकता है, बड़ी सारी चीजें हो सकती हैं। और ये आपको बता दूं जो लिस्ट निकली है इसमें एक अजय मैं चाहूंगा कि 1 घंटे तक आप डिबेट में पूरी तरह से इन्वॉल्व रहें। जिस भी नेता से आपको सवाल करना है आप सवाल कर सकते हैं। मुझे ये बताएं बंदरबाट की कैसे, क्योंकि जो मेरी जानकारी में है कि 2001 में इन्होंने एक्ट बनाया, इन्होंने ये कहा कि जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया हुआ है इन्हें काम करते हैं, इन्हें जमीन बेच देते हैं, सस्ती कीमत पर उन्हें जमीन बेचने की बात हुई। कहा जितने भी पैसे कमा लेंगे भैया हम हाइड्रो पावर का प्रोजेक्ट लगा देंगे, प्रदेश में बिजली दे देंगे। प्रदेश में इन्होंने बिजली कितनी दी, बंदरबाट 18 साल तक इन्होंने कितनी की है, और यह बंदरबाट की जो विरासत होती है कहां कहां तक पहुंची, नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकली, कांग्रेस तक गई, पीडीपी तक आई, किन किन ने की बंदरबाट? देखिए, जो मेन मोटिव था जब इस एक्ट को लाया गया था, दुनिया को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए ये कहा गया कि मकसद यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट्स को जो है स्टार्ट करने का है, क्योंकि देखने वाली बात है कि केंद्र ने कैसे लो कर दिया, और केंद्र के पास आज हजारों करोड़ होता है, वो कभी भी प्रोजेक्ट शुरू कर सकते थे, मगर इस जमीन को बेचकर जो है कहीं ना कहीं पैसा इकट्ठा करने की बात हुई। मगर इसका फायदा देखिए किस तरह से लिया गया कि हर जो सरकारें जब बदलती गई, जब कुर्सियां बदलती गई, पावर बदलती गई, उसके बाद अपने आप इनको इसमें अमेंडमेंट होती गई। अगर सही मायने में 2001 में रोशनी एक्ट को अगर लागू किया गया तो पैसा आता, मगर जब नेशनल कॉन्फ्रेंस आई उन्होंने उसको 100 रुपए प्रति गलत बात है। तुम भी लूटो हम भी लूटते रहेंगे, लूटने का फॉर्मूला, इसका मतलब ये है अजय जांडियाल इसका मतलब ये बता रहे हैं कि तुम भी लूटो हम भी लूटेंगे, बस लूटने का फॉर्मूला चेंज करते जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार होगी तुम लूट लेना, जब पीडीपी की बनेगी हम लूट लेंगे, कांग्रेस की जब बनेगी पिछलों को बता करके हम भी लूटते रहेंगे, बस फॉर्मूला चेंज करते रहेंगे, प्रारूप चेंज करते रहेंगे। एक काम करते हैं, अभिजीत जसरोटिया जी के पास में चलते हैं, बीजेपी के नेता प्रवक्ता हैं। और अजय जांडियाल, आपको जिससे भी सवाल करना होगा हाथ उठाइएगा, मैं आपका सीधा सवाल लूंगा। मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल जम्मू कश्मीर की राजनीति से लेकर के डिफेंस तक कवर करते हैं, और अजय मैं चाहूंगा कि इन्वॉल्वमेंट आपकी पूरी होनी चाहिए। अभिजीत जी, मैं सीधे कहता हूं, अगर 25,000 करोड़ का घोटाला हुआ है ना, ये जितने भी अब्दुल्लाज हैं अगर घोटाला किया है, जितने भी मुफ्तीज हैं अगर घोटाला किया है, जितने भी कांग्रेसी हैं अगर घोटाला किया है, मंत्री या संतरी, इन्हें डालिए ना सलाखों के पीछे। आम आदमी होता अभी तक जेल जा चुका होता ना। राशिद जी, मैं सिर्फ 2 से 2.5 मिनट चाहूंगा आपके पूरे, ताकि मैं हर एक चीज का खुलासा बिल्कुल पूरी तरह से आप सब लोगों के आगे कर सकूं, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने कुछ और ही बातें करना शुरू की। किसी ने कह दिया 2004 में किया गया, 2000 उसमें किए गए, जबकि इसके हार्ड फैक्ट सबको पता होने चाहिए। 2001 में फारूक साहब ने इसकी इनिशिएटिव लिया। अब ये इनिशिएटिव जो लिया गया, और ये बिल्कुल एक ही मंशा के साथ लिया गया, किस तरह से लूट खसूट यहाँ पर बचाई जाए। और 2001 से लेकर 2004 तक इन्होंने लूटा। 2004 में आ गई पीडीपी और कांग्रेस की कोalition, तो पीडीपी के मुख्यमंत्री ने कहा हम क्यों पीछे रह जाए, हम भी लूट लेते हैं। उसके बाद 2007 के अंदर गुलाम नबी आजाद जी आ जाए, उन्होंने कहा कि हम क्यों पीछे रह जाए, हम भी लूट लेते हैं। तो मिलजुल कर सभी ने इसको लूटा। अब जहां तक रही बात भाजपा की, तो आपको पता होगा 2014 में जब हमारी सरकार आई तो सबसे पहले सीएजी की इंक्वायरी के ऊपर बिठाई गई, लेकिन तब यहां पर 370 की आड़ में ये लोग छुपे हुए थे। इस कारण यहाँ, जबकि उसमें 20 ऑफिशियल्स का उसी समय नाम आ चुका था, जो कि स्टेट विजिलेंस कमीशन का उस समय दायित्व बनता था उनके खिलाफ कार्रवाई करने का। लेकिन आपको पता उस समय यहाँ सरकार किसकी थी? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसकी रोक लगा दी। इसीलिए जिन लोगों को आज मिर्ची लग रही है कि क्यों 370 तोड़ा गया, क्यों 35 से तोड़ा गया, इसी कारण तोड़ा गया, क्योंकि इसी 370 की आड़ के अंदर आप यहाँ पर घोटाले करते थे। इसी 370 की आड़ के अंदर आपने यहाँ लूट खसूट बचा रखी थी। और आप अकेले नहीं, जितने भी नेता आज तक रहे सब एक दूसरे के साथ मिले हुए थे। इसी कारण कोई एक दूसरे पर बात नहीं आने देता था कि अगर मैं उसके चादर उठाऊंगा तो मेरी भी चादर उठेगी। इसी कारण ये सब कुछ मिलजुल कर चलता रहा। अब जो भाजपा की बात थी, भाजपा ने कड़ा कदम तभी उठा लिया, लेकिन उसमें 370 की वजह से बच गए। अब जब हमने 370 तोड़ दी है तो आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट आ गई है। हमने किसी को नहीं छोड़ना, ये आपको बता देते हैं। जिसने एक छोड़िएगा भी जमीन, अगर अपने बात है ना तो छोड़िएगा भी बात, उसे छोड़ेंगे नहीं। अब वक्त आ गया है कि हम दीपक झा के पास में जाएं। छोड़ने वाले नहीं, हाँ बिल्कुल छोड़िएगा, बता देते हैं। हाँ ठीक है, ये कोई छोटी मोटी मोटी है, ठीक है। 3.3 बिलियन डॉलर, 3.3 बिलियन डॉलर, ठीक है, बहुत बड़ी अमाउंट है। ओके ठीक है। दीपक झा, कई अलग अलग मुल्कों में, हिंदुस्तान में तो नहीं होता, कई अलग अलग मुल्कों में एक चीज होती है जिसे बोलते हैं मड बाथ, यानी कीचड़ स्नान। हालांकि उसमें स्किन ठीक करने के लिए कीचड़ स्नान किया जाता है, लेकिन बहुत बार उसी कीचड़ स्नान के जरिए अपनी स्किन को ढक लेते हैं।
क्या यह माना जाए कि जम्मू कश्मीर में रोशनी एक्ट के नाम पर कलंक का कीचड़ स्नान हुआ है और कलंक के कीचड़ स्नान वाले हमाम में कपड़ों वाला कोई भी नहीं है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हों, चाहे पीडीपी वाले हों, चाहे कांग्रेस वाले हों। आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं, आप मुझे जवाब दीजिएगा। कांग्रेस के पूर्व मंत्री अब्दुल मजीद वानी कब्जा कर लिया जमीन पर। श्रीनगर शहर के बीचों बीच खिदमत ट्रस्ट के नाम से कांग्रेस के पास कीमती जमीन का मालिकाना हक इसी एक्ट की वजह से हासिल हुआ। क्या यह माना जाए कि जमीन चोर सारे हैं क्या? राशिद भाई, अगर आपका सवाल हो गया हो तो मैं जवाब दूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको बीच में रोकूं मैं, या आप मेरे को बीच में रोकें। आपने बोला मड स्नान, कीचड़ स्नान, ये भाजपा क्या करती है? कौवा स्नान करती है। जैसे कौवा पानी में डूबता है फिर जाके पंख फैला के हर जगह जल उछाल देता है ना, तो भाजपा वो कौवा रूपी पार्टी है जो कि चंडमुंड के द्वारा चलाई जा रही है। 2 चंडमुंड रूपी राक्षस पहले हुए थे, आदि काल में भगवती श्री दुर्गा ने उनका वध किया था। वही चंडमुंड आज फिर भाजपा रूपी सेना को आगे बढ़ा रहे हैं। देश में क्या हो रहा है? भाजपा ने 543 जिलों में भाजपा कार्यालय बना दिए। कहां से पैसा आया, कहां से जमीन लिया, आप क्या सीएजी को बताए क्या? और रही बात कोयला घोटाला, 2G घोटाला, माइंस घोटाला, कितने घोटालों की आपने चर्चा किया था भाजपा ने? क्या हुआ अंत में परिणाम? सारे के सारे बरी हो गए। तो भाजपा फिर से एक दोषारोपण करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, काम करने की इनकी चाहत तो है नहीं। तो विपक्ष को सामर्थ्य पे, सम्मान पे आप इतना ठेस पहुंचाओ कि देश कहे, कि जनता कहे कि वाह भाई वाह, मोदी जी के अलावा कुछ नहीं इस देश में। तो ये जो इनका कार्यक्रम है मोदी जी का, विपक्ष के चरित्र का हनन करना। सर नहीं दीपक जी चरित्र का हनन करना। 2,500 करोड़ का घोटाला होने दो, हो जाएगा। 2,500 करोड़ का घोटाला होने दो, सवाल मत पूछो। 2,500 करोड़ का घोटाला होने ना, पूछो मत। अगस्ता वेस्टलैंड मत पूछो, कोलगेट मत पूछो, रेलगेट मत पूछो, आप पढ़ लिख क्या है करिए। मन करिए। घोटाला कितने लाख का हुआ था? देखिए घोटाला कितने लाख का हुआ था? क्या हुआ अंत में? कुछ निकल के आया? 25,000 करोड़ का 25,000 करोड़ का घोटाला। यहाँ पे आके देखिए झंडा लहराने से नहीं, मोदी का पोस्टर लहराओ और अमित शाह का झंडा लहराओ, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अरे अगर कहीं पे घोटाला है, कोर्ट देखा गया, सीएजी देखेगा। जो भी हुआ है लॉ के तहत हुआ है, एक्ट के तहत हुआ है। भाजपा बताए 543 कार्यालय कहाँ से बन के आए? शोभा नहीं देगा आपको। ओके, 70 इसीलिए चाहिए, ठीक है। 35 इसीलिए चाहिए था। ठीक है, होल्ड ऑन, मैं बीच में हूँ। शुड आई कम इन? नॉक, होल्ड, रुक जाइए। हाँ ठीक है, आप दोनों ही रुक जाएं, क्योंकि मुश्ताक गनी अभी तक नहीं बोले हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट मुश्ताक गनी जी। क्या ये माना जाए कि आजादी के बाद से लेकर के अभी तक जम्मू कश्मीर में लुटेरों का एक गैंग था, वो गैंग अगर सेपरेटिस्ट की मुखालफत की जाए दिल्ली में बैठकर तो कहते थे कश्मीरियत जमहूरियत, अगर पाकिस्तानी खाद पानी की मुखालफत की जाए तो कहते थे कश्मीरियत जमहूरियत, रोशनी एक्ट को अगर सवालों के घेरे में लेकर के आया जाए कहते थे कश्मीरियत जमहूरियत, यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम लें तभी कश्मीरियत जमहूरियत, एक विधान, एक झंडा, एक निशान अगर कहें तो कश्मीरियत जमहूरियत। क्या यह माना जाए कश्मीरियत और जमहूरियत के नाम पर इन लोगों ने जम करके लूट मचाई है? और लूट क्यों कहें, इसे डकैती कहेंगे जो दिन दहाड़े की गई है। देखिए राशिद भाई, आपका जहां तक ये कहना है कि लूट खसुट मचाई है, देखो अभी क्या है कि अगर सही तरीके से जांच हो जाएगी तो मैं मानता हूं कि इस स्कैम में बहुत मगरमच्छ फंस जाएंगे। हाँ। ये मैं भी मानता हूं और आप भी मानते हैं। मगरमच्छ कौन मगरमच्छ है? उसका मुंह कितना बड़ा है? मगरमच्छ का निवाला कितना बड़ा गया है? थोड़ा नाम लीजिए ना, कई तो नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन और कोई नाम लीजिए ना। आलिशान बंगले वाले हैं, जंगल की जमीन कब्जा ली, वहां पर दफ्तर बना लिया, खिदमत ट्रस्ट उसे भी कब्जा लिया, श्रीनगर से लेकर के सांबा तक, सांबा से लेकर के पूरा जम्मू कश्मीर ये सब हड़प लेना चाहते थे। और यही तक वजह है, वहां पर आम आदमी जमीन भी नहीं खरीद पाता था। वो तो अब 370 हटने के बाद तब पता चला है कि हाँ क्या इन्होंने असल में हरकतें की हैं। मुश्ताक भाई बोले। बात नहीं है, देखो ये वही स्टेट नहीं है जहां जमीन खरीद नहीं सकते, यहाँ लीज पे ले सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। लीज 90 साल का होता था, बहुत होता था, पहले भी ऐसा हुआ है, लीज पे जमीन यहां पर लोगों ने ली है। लेकिन आपका इशू ये है कि अगर इसमें जो अभी जमीन घोटाला है इसमें ये लोग फंस गए हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर इसकी एक जांच हो जाएगी, अच्छी जांच हो जाएगी, जो फंस जाएगा उनको सलाखों के पीछे डाल दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या दिक्कत है? आम इंसान को क्या दिक्कत है? अगर ये एक्ट बना है आम लोगों के लिए, तो जब आम लोगों को फायदा ही नहीं मिल रहा है तो ये एक्ट किसके लिए है? देखो अगर इसमें बड़े लोग फंस रहे हैं, चाहे इसमें कोई भी हो, जो भी हो, देखो हम ऐसा नहीं कहेंगे जब तक
किसी को जब तक प्रूफ नहीं हो जाएगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि कौन क्या है। लेकिन एक बात हम कहना चाहेंगे आपसे राशिद भाई कि आप भी जानते हैं कि बीजेपी की सरकार 3 साल थी, उसके बाद गवर्नर रूल थे, वो भी बीजेपी का था, आज भी गवर्नर रूल है, ये भी बीजेपी का है। और आपको भी मानना पड़ेगा कि ये नाम जो है ये आज से 1 महीने पहले भी आ सकते हैं, या आज के बाद 1 महीने पहले बाद भी आ सकते हैं। इलेक्शन में क्यों ये चीजें उखाड़ते हैं? देखो क्या है कि ये पॉलिटिक्स है, ये यहां से वहां तक क्या होता है, घोटाले ही घोटाले। जैसे मैं भी आया आपके डिबेट में, यहां घोटाले ही, यहां यही बात नहीं निकलती है कि घोटाले कहां हो गए हैं। भाई आप तो ये बात करना, आपने किया क्या है, करना क्या है? देखो अगर घोटाला किया उसके लिए जांच कमेटी बना दो। मुश्ताक भाई क्या होता है ना, किसी भी एक्शन का एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है। ऐसा नहीं होता किसी का कॉलर जाकर के पकड़ लेते हैं। पहले सीएजी की रिपोर्ट आई, हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, हाईकोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट के संज्ञान के अलावा जो पिछले राज्यपाल हुआ करते थे उन्होंने संज्ञान, सतपाल मलिक जी ने संज्ञान लिया। सतपाल मलिक जी के बाद अब मनोज सिन्हा बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, और संज्ञान लेने के बाद हाईकोर्ट ने जब रोक लगाई और हाईकोर्ट ने जब यह कहा कि अंधेरगर्दी मची है, हाईकोर्ट ने फिर सीबीआई जांच की बात की। अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जांच के बाद वेबसाइट पर सारे घोटालेबाजों के नाम अपलोड हो रहे हैं, तो जांच तो एकदम ठीक चल रही है, सही तरीके से चली, सही प्रोसेस से चली है। लेकिन हाँ अभिजीत जी, आपसे तो ये पूछना ही पड़ेगा ना भाई, पीडीपी, अभिजीत जी हैं क्या मेरे साथ में? हाँ, अभिजीत जी, पीडीपी के साथ तो आपने भी सरकार चलाई है, उस वक्त में रोशनी एक्ट आप लोगों के जहन में क्यों नहीं आया? रोशनी एक्ट के नाम का घोटाला आप लोगों के जहन में क्यों नहीं आया? पहला सवाल। और अगला एक और है, मैं बहुत चौंक जाता हूं, क्या यह माना जाए कि रोशनी एक्ट के नाम पर बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया है, और यह षड्यंत्र है जम्मू का भूगोल बदलने का? क्योंकि जितने भी लाभार्थी हैं, जितने लोगों को भी फायदा पहुंचा है, जब इनकी लिस्ट मेरे हाथ में आती है तो पता यह चलता है कश्मीर संभाग में 35 लोगों की लिस्ट है, और जम्मू संभाग में 444 लोगों की लिस्ट है, जम्मू पश्चिम में 15, बीच में है 10, इसके अलावा खौड़ में है 419। क्या यह माना जाए कि जम्मू में अगर जमीन ज्यादा कब्जाई जा रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, पीडीपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, मंत्री की तरफ से, संतरी की तरफ से, तो क्या यह माना जाए कि भूगोल बदलने की साजिश चल रही थी कि कश्मीर का जैसा भूगोल है, घाटी का जैसा भूगोल है, ठीक उसी तरह का जम्मू का भी कर दिया जाए? राशिद भाई देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही, ये आपने मेरे ही वर्ड्स यहाँ पर कह दिए। बिल्कुल ये मंशा तो यही थी कि किस तरह से जम्मू की जो भूगोल बदला जाए। अगर आप ये देखिए, जिस स्कैम की बात कर रहे हैं फारूक साहब के ऊपर जो लगा है, चार्ज लगा हुआ है, ये इन्होंने कहां पर जाके बनाई? ये ऐसी जगह पर बनाई जो जंगलात की जगह थी, भटिंडी में, और इन्हीं की उसी आड़ में आगे पीछे देख लीजिए किसके घर वहां पर बन गए। इस कारण ये पूरा भूगोल बदलने की पूरी भूगोल बदलने का षड्यंत्र। अजय जांडियाल बीच में आना चाहते हैं क्विकली। अजय जांडियाल यू में कम इन, अजय जांडियाल यू में कम इन। हाँ एक मिनट अभिजीत भाई आ रहा हूं, अभिजीत जी आ रहा हूं, अजय जांडियाल यू में कम इन, आइए। देखिए राशिद, मैं आपको ये बता दूं, ये जो जब ये सवाल उठा रहे थे कि जब इलेक्शन आता है तभी ये मुद्दा क्यों उठता है, हालांकि ये पीआईएल जो है एसके भल्ला जी ने कई साल पहले लगाई थी और ये लगातार चल रहा था। ये जरूर माना जा सकता है कि अभी डीडीसी चुनाव है तो इस वक्त ये कोर्ट की डायरेक्शन आई है, मगर ये किसी सरकार का नहीं बल्कि कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि लोगों के नाम जो है वो छाया किए जाएं कि कौन कौन लोग इसके बेनिफिशियरी थे, उसके बाद ये नाम सामने आए हैं। हालांकि ये नाम पहले भी आ सकते थे। दूसरी एक चीज और कहूंगा कि इसमें जो हमें नाम दिख रहे हैं, ये माना जा सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी लोगों के नाम ज्यादा हैं, मगर इसमें बीजेपी के मंत्री भी हैं जो जिनका एक नाम आया है। इसमें जो ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो अभी सर्विंग हैं, कई ऐसे हैं जो रिटायर हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसको राजनीति के दृश्य से देखा जाना चाहिए। विपक्ष इस वक्त कहेगा जरूर इसी बात को, मगर सच्चाई यही है कि जब सरकारें बदली तो फिर उस 2001 की जो रूलिंग थी उसको क्यों अमेंड किया गया, क्यों इस तरह की अजय जांडियाल मुझे क्विकली बताएं, क्विकली पीडीपी ने कितने लूटे? क्योंकि पीडीपी के प्रवक्ता मेरे साथ में हैं, पीडीपी ने कितने लूटे? देखिए बिल्कुल यहाँ पर पीडीपी के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका नाम है सबसे पहले, उसके बाद आप देखेंगे तो जो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती हैं उनके रिलेटिव्स के नाम हैं। ऐसे ही कई ऐसे एमएलएज हैं जो इनके जिनके नाम के खुलासे अभी अगली लिस्ट में और होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये नाम सिर्फ मंत्रियों के इसलिए नहीं होते थे, रिश्तेदारों के नाम पे होते थे। वीरेंद्र सिंह सोनू जी, मतलब वीरेंद्र सिंह सोनू जी, इसका मतलब यह है कि खुद भी लूटेंगे, खानदान के लिए भी लूटते रहेंगे, जमीन कब्जाते रहेंगे। एक काम कीजिए, ईमानदार बनिए, दिल पे हाथ रखिए, महबूबा मुफ्ती से कहिए कि माफी मांग लें अपने किए की। अगर खानदान का भी बनाया उनसे कहिए माफी मांगे। हसीब द्राबू जो वित्त मंत्री हुआ करते थे, आप ही के पार्टी के नेता हैं, उन्होंने अपना खजाना भरा, माफी मंगवा लीजिए ना, जनता है माफ कर देगी, आवाम माफ कर देगी। सब नीचे करें, नजरें नीचे करें, माफी मांग लें, सिंपल। राशिद जी,
राशिद जी, मेरी बात, आपका सवाल हो गया तो मैं जवाब दूं? हो गया, बोलें, जवाब दें। अगर आपका सवाल पूरा हो गया तो मैं, हाँ जी, अब 2-2.5 मिनट आप मुझे दे दीजिए। पहली बात तो ये है कि महबूबा मुफ्ती जी का नाम तो इस लिस्ट में है नहीं, और ना ही उनके ऊपर कोई एलिगेशन है। मैं समझता हूं आज भी जम्मू कश्मीर में एक वाइस पॉलिटिशियन है जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, जिनके ऊपर 1 रुपए का भी एलिगेशन नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप अपने स्टूडियो में बैठ के किसी को दोषी या किसी को साफ नहीं कह सकते। अगर लिस्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने आज निकाली है, मैंने पहले भी आपसे कहा है, अभी आपके जंडियाल साहब भी अभी ये कह रहे थे कि अगर लिस्ट पर निकाली है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम, जो हम आपसे कह रहे हैं कि नगरोटा में सरकारी जमीन पर आलीशान बंगला बना है, बहुत बड़ा एक स्कैम रहा है, बहुत मीडिया ने इसको इशू उठाया भी है। और रही बात स्टूडियो में बैठ करके इल्जाम लगाने की, मैंने इल्जाम नहीं लगाया। अगर अदालत सवालों के कटघरे में आप लोगों को खड़ा कर रही है ना, अगर रेवेन्यू, हाँ जल्दी बोले, मुझे हेडलाइंस लेनी है, उसके बाद। हाँ, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हाँ हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट के हर फैसले का सम्मान करते हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर लिस्ट, अगर बिल्कुल अवाम का सम्मान करते हैं तो अवाम ने 2 बार सीएजी रिपोर्ट का भी सम्मान करते हैं, चीफ मिनिस्टर बनाया, 25,000 करोड़ की जमीन दी है। 76 और करोड़ में अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, अभी जी जसरोटिया साहब इनके स्पोक्स पर्सन है हमारे, मेरे अरे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये 2014 में हमारे साथ थे, हमारी वीरेंद्र सिंह सोनू जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। चलिए ठीक है, इन्होंने लूट लिया, मैं कह रहा हूँ लूट लिया, क्या इसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है क्या? अगले ने लूटा तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है क्या? आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है क्या? हम जो कह रहे हैं वो आप सुन लीजिए। बात कर रहे हैं, दीपक जाएंगे इसके बाद, मेरी बात सुनिए, सुमित पीर और दीपक जाएंगे इसके बाद। मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ, इसके बाद सुमित पीर और दीपक जाएंगे। 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ, 6 हेडलाइंस, सुमित पीर और दीपक झा इसके बाद आएंगे, सिर्फ 1 मिनट के बाद। जी देश से माफी मांगेंगे, अमित शाह देश से माफी मांगेंगे, ये सिर्फ बरगलाने की राजनीति करते हैं, इनके पास न चाल है, न चरित्र, न चेहरा है, लोगों को बदनाम करेंगे। अरे भैया, घोटाला कहाँ से हुआ? आपने तो कोल घोटाला भी कर दिया था, टेलीकॉम घोटाला भी कर दिया था। कोर्ट ने जब आपको डंडा मारा है तब जाके आप खड़े हो गए सीधे लाइन में। कोर्ट का डंडा फिर एक बार पड़ेगा। देश में किसी भी तरीके से करप्शन घोटाले की इजाजत किसी को नहीं होती, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, लेकिन आपको झूठ फैलाने की इजाजत कौन देता है? आप बताइए ना, पूरे देश में आप जैसे लोग झूठ फैलाते, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका प्रवक्ता, इसीलिए आप गुप्ता के साथ खड़े हो, मजबूरी है आपकी गुप्ता के साथ खड़ा होना। 25,000 करोड़ का घोटाला है, शाब्दिक उग्रवाद को शांत किया जाए, शाब्दिक उग्रवाद को शांत किया जाए, थोड़ा सा शांत रहे। मेरा मानना यह है, चीखता चिल्लाता वो है जिसके पास वाकई में तर्कों की कमी हो जाती है, जिसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया जाता है। अब जी ससम्मान आप भी रुक जाए, दीपक जी आप भी रुक जाए, सुमित पीर आप भी रुक जाए, मुझे सुने। अरे सुनिए ना महाराज, अरे दीपक भाई सुनिए, अरे मुझे सुनिए, मैं भी कर्णप्रिय हूँ, आप तो हैं ही, मैं भी थोड़ा सा कर्णप्रिय हूँ, मुझे सुनिए ना। सुनते कहाँ है? देखिए ना भाजपा। अरे महाराज मेरी बात तो सुने, आप मेरी बात तो सुने। ऐसा लग रहा है दुखती रग में मैं हाथ रख देता हूँ और आप जो है गुस्से में आ जाते हैं, आप जो है गुस्से में आ जाते हैं, आपा खो देते हैं। आपा मत खोइए ना, आपा मत खोइए, अभी 2 लिस्ट और बाकी है। अरे 2 लिस्ट और बाकी है, अभी आपा मत खोइए, सुमित पीर के पास चलते हैं। नहीं सुमित पीर आज आपको बताना होगा, सुमित पीर आपको आज बताना होगा। वो क्या बोलते हैं, मौसेरे भाई वाली कहावत क्या है हिंदुस्तान में, क्या चलता है सुमित पीर? मौसेरे भाई, ना घर का ना चोर चोर मौसेरे भाई, चोर मौसेरे भाई, यही मुझे नहीं याद आ रहा था। हाँ बिल्कुल ठीक, सुमित पीर मुझे क्यों याद आया ये? सुमित पीर ये फ्रेज मुझे क्यों याद आया? चोर मौसेरे भाई, सुमित पीर मेरे दिमाग को पढ़िए, बताइए जरा। सवाल पूछ रहे हैं तो उसका जवाब जी। संघ पुष्प पिया करो भाई, राशिद भाई। सर ये देखिए, कश्मीर की कहानी ये है, हमें अपनों ने लूटा, गैरों ने दम कहा था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कटता। तीनों पॉलिटिकल पार्टियां जो भिखार गए मेंबर हैं, लूटने का काम किया, लूटो कश्मीर को लूटो, कश्मीरी को लूटो। अरे जंगल पेड़ पौधे भी नहीं छोड़े, जमीन जंगल पेड़ पौधे भी नहीं छोड़े, तभी 370 चाहिए। सीएजी का नहीं चाहिए, सीएजी नहीं चाहिए। अजय जांडियाल आना चाहते हैं, हम नियुक्त करेंगे। अजय जांडियाल आना चाहते हैं क्या? अजय जांडियाल आना चाहते हैं, ठीक है, अजय जांडियाल आना चाहते हैं। ग्राउंड जीरो के मेरे सीनियर कोलीग हैं, सारी आवाज नीचे। अब अजय जांडियाल को पूरा हिंदुस्तान सुनेगा। अजय जांडियाल, आप तो सवाल पूछे ही, अजय आप तो सवाल पूछे ही, साथ ही मुझे एक और बात बताएं। इस बंदरबाट में जब मैं अपनी रिसर्च करता हूं तो मुझे एक चीज सामने आती है कि 25,000 करोड़ रुपए
रेवेन्यू जुटाने का आकलन किया गया था कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा देंगे। सीएजी ने कुछ मामलों की जांच में यह पाया कि 325 करोड़ की जमीन मात्र 76 करोड़ में बेच दी गई। मैं अगर इस हिसाब से जोड़ूं तो मार्केट दर से 80% नीचे जमीन बेची गई है। इन्हें क्या लगा था, बस ऐसे ही घोटाला करते जाएंगे। इन्हें यह लगा था कि कोई अदालत नहीं जाएगा। इन्हें यह लगा था कि हाँ ठीक है, ये तो जम्मू कश्मीर बपौती बन गई है, 370 हटेगा नहीं, इधर से सेपरेटिस्ट हमें पूरी तरह से शेल्टर देते रहेंगे, पाकिस्तान का खाद पानी हमें मिलता ही रहेगा और हम ये कहते रहेंगे देखो कश्मीरियत बचा रहे हैं, हम कश्मीरियत बचा रहे हैं भाई, और हम कश्मीरियत ऐसे ही बचाएंगे। जमीन पर अपना विस्तार करेंगे, कश्मीरियत बचा लेंगे, जमीन कब्जा कर लेंगे, कश्मीरियत बचा लेंगे। इन्हें लगा नहीं था क्या 80% नीचे बेच डाली? कैसे अजय? देखिए राशिद, मैं आपको बताऊं, यही चीजें कई सालों से हो रही थी। आज मेरे जो साथी यहाँ पे डिबेट में हैं, उनसे एक चीज कहूंगा, इसे सुन लीजिएगा। हुआ क्या है, इल्जाम इसलिए लग रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा देर राज जम्मू कश्मीर में इन्हीं की सरकारों ने किया है, इन्हीं की पार्टी की सरकारों ने किया है। हाँ। तो यकीनन घोटाले भी उसी वक्त हुए होंगे। देखिए, ये चीज मानने वाली है अगर इनसे पूछा जाए कि आप बताइए पिछले 20 सालों में कितने आम लोगों के लिए आपने कॉलोनियां बनाई है जिसमें लोगों को फायदा मिला हो, अच्छे दामों में, सस्ते दामों में जमीनें आपने दी हैं? नहीं दी होंगी। इन्होंने बेनिफिट दिए हैं जो बड़े बड़े कॉर्नर थे। और आपको राशिद हैरानगी होगी कि आज जम्मू कश्मीर में अगर आपको जमीन का टुकड़ा कहीं खरीदना हो तो उसका रेट दिल्ली से, मुंबई से शायद ज्यादा होगा। ये हालत जम्मू कश्मीर की है। और क्यों हुआ है? यहां पे इसीलिए हुआ क्योंकि जमीनें जो है प्राइवेट कॉर्नर्स को, प्राइवेट पार्टीज को सस्ते दामों पे पहले वो इंक्रोच करते थे, फिर वो बेचते थे और उसका हिस्सा कहीं ना कहीं ऊपर तक जाता था। प्रॉपर्टी ये सारी डीलिंग चीजें हुई हैं। अजय, आप ये कहना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी डीलिंग करने लगे थे? इसका मतलब यह है कि ये प्रॉपर्टी डीलिंग करने लगे थे, पावर ऑफ अटॉर्नी वाला खेल चलने लगा था, बैठ करके ये लोग रियल एस्टेट एजेंट बन गए थे। इन्हें ये लगा था ये बढ़िया वाली प्रॉपर्टी। एक काम कीजिए अभिजीत जी, आप किसी को भी, सभी में से किसी को भी पूछ लीजिए राशिद, यही होता था। अजय जांडियाल को मैं 2 दशक से जान रहा हूं, 3 दशक से ज्यादा की रिपोर्टिंग है अजय जांडियाल की। और अजय जांडियाल अगर कोई बात कर रहे हैं ना, डंके की चोट पर ही कहते हैं। मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल डंके की चोट पर कहते हैं। अजय रुकिए, अभिजीत जी के पास में जाते हैं। अभिजीत जी, इन्हें नजरबंदी से निकालना ही नहीं था, आप लोग इन्हें जेल भेजते। अगर ये नजरबंदी से निकले, गुपकार बनाने लगे, गुपकार के नाम पर कहते हैं चीन की मदद ले लेंगे, पाकिस्तान की मदद ले लेंगे। और ये गुपकारिये जितने भी है ना, मैं इन्हें गुपकारिया गैंग बोलता हूं, ये जितना भी गुपकारिया गैंग है ना, आपस में कहते हैं अब चोरी पकड़ी जाएगी, अब तो हम गैंग बना करके काम करेंगे। इन्हें जेल में डालना चाहिए था आपको, लगता नहीं? नजरबंदी से हटा क्यों दिया इन्हें? राशिद जी देखिए, मैं आपको एक दो बातें इनकी क्लियर कर देता हूं। अगर आपने गुपकार गैंग का बीच में नाम लिया, मैं वैसे बात कुछ और यहां पर बताने वाला था, उसको भी मैं बाद में उसके ऊपर आऊंगा, लेकिन 2-3 मिनट में मैं पूरे हिंदुस्तान के सामने इन सभी पार्टियों की पूरी तरह से पोल खोल के रख दूंगा। सबसे पहली बात जो आपने गुपकार गैंग की, देखिए ये गुपकार गैंग एक दूसरे के साथ किस तरह मिला हुआ है, और इनके तार चीन के साथ तो जुड़े हैं, वहां पाकिस्तान के साथ भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसी गुपकार गैंग की जो वाइस प्रेसिडेंट है, यहां से एक दिन बयान देती है कि यहां पर लोग हथियार उठा लेंगे। हथियार किसी ने यहां नहीं उठाया, लेकिन उसी दिन सांबा बॉर्डर के ऊपर टनल खोदना शुरू कर देता है पाकिस्तान। उसी टनल में से मिलिटेंट निकलते हैं और यहां आ जाते हैं। ये तो हमारी जो यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस इन्होंने ढेर कर दिया वन के ऊपर, वरना वो यहां पर क्या कत्लो गारत करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो इस गुपकार गैंग के जो हैं, इनके लिंक्स वहां पाकिस्तान के साथ है, वहां चाइना के साथ है, और इन्होंने जो बिल पर यह लूट खसूट की हुई है उसके ऊपर जब इनकी आंच आ रही है, तब ये सभी के सभी इकट्ठे हो चुके हैं। जिस पीडीपी की आप बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर बैठे होंगे, सुमित, मुझे तो ऐसा लग रहा है। राशिद जी 1 मिनट, अच्छा बात पूरी कर लें। राशिद जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरी लिस्ट के अंदर इन्हीं के पीडीपी के कई ऐसे यहाँ पर नेता हैं जो इससे बठिंडी की तरफ ही हैं, उनके भी नाम आएंगे। और आपको यहाँ पर जम्मू में बड़ा हास्यास्पद पूरे हिंदुस्तान के लिए सुनना, पीडीपी को प्रॉपर्टी डीलर पार्टी कहा जाता था। ये प्रॉपर्टी डीलर पार्टी थी, सभी के सभी प्रॉपर्टी डीलर यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। ये लिस्ट बीजेपी आपस में बन रही है, जो आपको पता है कि बीजेपी के नाम आने वाले सामने ही है। और जब बीजेपी तैयार कर रहे हैं, मुफ्ती की पार्टी, मुफ्ती मोहम्मद सईद, मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी प्रॉपर्टी डीलर पार्टी है। बाप रे, आप लोग प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे थे? क्या करते हैं सुमित पीर? अब तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तो मुझे ऐसा लगता है सुमित पीर कि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती ये सब जाकर के कहेंगे शी जिनपिंग बचा लो। आप वन साइड मत जाएं, आप जवाब लें। अच्छा ठीक है भैया, आप ही बोल रहे हैं, आप जवाब ले लीजिए। ठीक है, आप बोल लीजिए। पहला सवाल आपसे ही किया था। अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, तभी मैं सुमित पीर के पास जाऊंगा। आपने किसी को बुलाया, हाँ आप बोल रहे हैं, मैं सुमित पीर के पास तभी जाऊंगा। सुन लीजिए, आप बोल रहे हैं, मैं सुमित पीर के पास तभी जाऊंगा। बोलिए। सबसे पहले जैसे ही तीसरी लिस्ट मैं ये कह रहा हूं कि अभी मेरे दोस्त अभिजीत जी कह रहे हैं
कि यहाँ हम दूसरी लिस्ट में पीडीपी के लोगों का नाम आने वाला है, इसका मतलब लिस्ट बीजेपी बना रही है जो उनको पता है कि नाम आने वाला। बाकी दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, भाई आप लोग आज इन्होंने बात की किया है उसी का नाम ये 5 साल हमारे साथ पीडीपी में रहे हैं। बात सुनिए अभिजीत जी, बात सुन लीजिए ना। अब अभिजीत जी आपने कहा है तो बात सुन लीजिए। आप लोगों ने 5 साल आप भी पीडीपी के साथ थे, आप 370 के गुणगान करते थे जब हमारे साथ थे। आज आप बीजेपी में गए और आप हमें बात कर रहे हैं। आप बताइए ना, आप 4 साल हमारे साथ थे, 4 साल आप हमारे स्पोक्स पर्सन थे, तब आपको 370 भी अच्छी लगी, सुमित, तब मुझे आपको तो ऐसा लग पीडीपी भी रहा है अच्छी ना, लगी, तब सुमित, आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि आज फारूक क्या हो गया? अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती ये लोग शी जिनपिंग से कहेंगे कि भाई थोड़ी सी जमीन हमें बीजिंग में दे दो, हम बच तो जाएं। इमरान खान से कहेंगे थोड़ी सी इस्लामाबाद में दे दो, हम बच तो जाएं। क्यों सुमित पीर? बिल्कुल, जब भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ सरकार बनाई तब राशिद भाई चिचिलाहट बंद हो गई, चिचिलाहट बंद। सुमित पीर को सुनिए, सुमित पीर बोले। कांग्रेस की मजबूरी है, यही कांग्रेस, यही देखिए यही मजबूरी है गुपकार गैंग बनाने की, यही मजबूरी है कांग्रेस का उस गैंग में शामिल होने की, यही मजबूरी है मेरे मित्र दीपक झा का उनका समर्थन करने की। क्योंकि जब पोल पट्टी खुल रही है 370 इसीलिए चाहते थे नहीं हटे, 370 था तो इंडियन सीएजी तो ऑडिट ही नहीं कर सकता था, वहां सुप्रीम कोर्ट का दायरा नहीं लगता, आईपीसी नहीं लगती। अरे इनकी तो बादशाहत थी, किंगडम थी इनकी, जो मर्जी करे ये, तभी ये 370 के खिलाफ है, 370 के खिलाफ है। आतंकवादी महबूबा मुफ्ती जी ने 3 दिन बाद कहा यहाँ का यूथ गन उठाएगा, इसीलिए यूथ गन उठाता रहे, यूथ मरता रहे, हमारी लूट चलती रहे। चाइना पाकिस्तान हो गया कंगला, चले गए यूपी के पास, कंगले पाकिस्तान को छोड़िए, अब चले गए संपन्न मुश्ताक भाई, अंत में आपसे एक ईमानदार सवाल, ये जितने भी लुटेरे हैं, जितने भी घोटालेबाज हैं, जितने भी घपलेबाज हैं, जितने लोगों ने धांधली की है, एक जमाना का ये लोग कश्मीरियत की बात करते थे, इसमें किसी की आवाज नहीं जा रही, सिर्फ मेरी आवाज जा रही है, शांत हो जाए। ये लोग कश्मीरियत की बात करते थे, कश्मीरियत का इन्होंने कितना भला किया ये सबके सामने है, लेकिन कश्मीरियों का ये लोग भला कर पाए क्या? मैं अब्दुल्लास की बात कर रहा हूं, मैं मुफ्तीस की बात कर रहा हूं, मैं जितने भी कांग्रेस वाले ऐसे नेता हैं जम्मू कश्मीर के, मैं उन सभी की बात कर रहा हूं। इन्होंने कश्मीरियों का भला किया है क्या, या सिर्फ अपनी जेबें भरी हैं? नहीं देखिए, अगर ऐसा मानना है कि ये कांग्रेस बीजेपी और ये कांग्रेस पीडीपी और एनसी नहीं है, इसमें बीजेपी भी साथ थी। जैसे हर वक्त पे किसी न किसी ने गवर्नमेंट की है, और जहां तक मेरा मानना है इनने अपने ही घर भर दिए हैं, किसी का भला तो हुआ ही नहीं आज तक। क्योंकि अगर क्या है कि अगर आपका भला होता है तो डेवलपमेंट हो जाती थी, तो लोग ये नहीं करते थे जो आज करते हैं, लोग वो करने पे मजबूर नहीं होते थे जो किया था। क्योंकि क्या है कि अभिजीत जी, सुमित जी, मुश्ताक जी, वीरेंद्र जी, दीपक झा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अजय जांडियाल बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को ब्रेक करने के लिए और अंदर की खबर हम तक पहुंचाने के लिए। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, आज से 19 साल पहले जब जम्मू कश्मीर में रोशनी एक्ट की बात की गई या रोशनी एक्ट को इंप्लीमेंट किया गया, तो ये सोचा गया था कि रोशन कर देंगे पूरा जम्मू कश्मीर। कितना रोशन हुआ ये हमारे और आपके सामने है। 370 हटने के बाद खुलासों पर खुलासे होते चले जा रहे हैं, और हमारा मानना यह है जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, घोटालेबाज हैं, घपलेबाज हैं, इन्हें सलाखों के पीछे होना ही चाहिए, इन्हें अपने किए की सजा मिलनी ही चाहिए, ताकि देश की सियासत ये समझ ले कि जहां पर ये एरोगेंस आ जाती है ना कि हम तो पूरी तरह से इम्यून हैं, किसी भी तरह का घपला कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वक्त बदलता है, वक्त बदलने के साथ साथ चीजें सामने आती हैं अगर कुछ गलत किया है तो। वक्त ब्रेक का हो चला है, डिबेट में इतना ही, बस थोड़े से इंतजार के बाद इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं। आप अपनी फैमिली की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन टर्म लाइफ इंश्योरेंस ना लेकर आप उनके फ्यूचर को खतरे में डाल रहे हैं। आज ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस लीजिए policybazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। चिंटू, तुम्हारा घर तो शाइन कर रहा है। पापा की लॉटरी लगी है 2 करोड़ की। लॉटरी मुबारक हो सर। सर व्हाट इज दिस? एशियन पेंट्स का शाइन वाला पेंट, सिर्फ दिखे महंगा। किसी को दिन की सही शुरुआत के लिए सही टेम्परेचर चाहिए, किसी को रिश्तों में खुशियां छिड़कने के लिए, इसलिए अब हैवेल्स वाटर हीटर्स की इंटेलिजेंट हीटिंग के साथ जब चाहें, जितना आपका मन चाहे, उतना गर्म पानी पाएं। हैवेल्स वाटर हीटर्स। जोड़ों का दर्द भले ही परेशान करे, पर नूरानी तेल का साथ है तो जिंदगी क्या बात है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदें। आ से वाह, क्या बात है।
अक्षय, 2 पुराने बाथरूम? इसे करेंगे साफ पुराने तरीके से, और इसे आप एक ऑलराउंडर से। महंगे डिटर्जेंट से घिसा, फिर भी यहाँ पीलापन, यहाँ 10 गुना ज्यादा साफ, यहाँ काई, छिपे हुए वायरस और जर्म। हार्पिक मारे 99.9% जर्म और कोविड-19 वाले कोरोना वायरस को। आपके बाथरूम का ऑलराउंडर हार्पिक बाथरूम क्लीनर। नया बाथरूम मुबारक हो। बना लो जरा ऑसम पायसम को। दिल में ऐसे लड्डू फूटने तो दो। खिल उठे मुखड़ा, ऐसे शाही टुकड़ा। अनमोल जैसे जेवर, ये घेवर। इस त्योहार आओ मिठाई बनाए प्यार से, अमूल से। क्या आप जानते हैं टॉयलेट और बाथरूम की सतहों पर बीमारी फैलाने वाले जर्म्स और वायरस 8 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। रिसर्च ने साबित किया है कि नीला हार्पिक न सिर्फ कड़े दाग हटाए पर मारे वायरसेस और 99.9% जर्म्स, और लाल हार्पिक आपके बाथरूम की बेसिन, टाइल्स और फर्श को रखे साफ और 99.9% जर्म फ्री। हार्पिक मारे कोविड-19 फैलाने वाले कोरोना वायरस को भी। टैक्सी। टैक्सी? हाँ, जब तुम ब्रश करते हो तो बाहर के जर्म्स टैक्सी करके तुम्हारे मुंह के अंदर आ जाते हैं। नया कोलगेट जिगजैग एंटीबैक्टीरियल। इसके एंटीबैक्टीरियल ब्रिसल्स बाहर के बैक्टीरिया को दूर रखे। आपका ब्रश ब्रश है या जर्म्स के लिए टैक्सी? नया जिगजैग कोलगेट का पहला एंटीबैक्टीरियल टूथब्रश। डॉक्टर ने बोला इस स्प्रे से बीमारी वाले वायरस और 99.9% जर्म्स मर जाएंगे। अच्छा, डॉक्टर ने बोला? एक्सपर्ट हूँ और माँ भी, इसीलिए मेरी फैमिली के लिए एक्सपर्ट प्रोटेक्शन विद प्यार की खुशबू गोदरेज प्रोटेक्ट डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दवा। कोरोना से कांग्रेस के संकट मोचक अहमद पटेल का निधन। पैतृक गांव गुजरात के भरूच में किया जाएगा सुपुर्दे खाक। अंतिम